Hello dear students, welcome to one more lecture of solution of sample paper by CBSE for class 10th। क्लास 10th का मैथ्स का जो सैम्पल पेपर CBSE ने इशू किया था हम उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम सेक्शन नंबर ई सॉल्व करेंगे। बाकी के सभी पार्ट्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें जो हमारे क्वेश्चन हैं वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप सभी स्टूडेंट्स मुझे डेली 6 PM to 7 PM अनअकैडमी पर लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो लाइव क्लासेज हैं ये आपके लिए टोटली फ्री हैं, ठीक है। आपको क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास 10th का ही सिलेबस मैं वहाँ पर करवा रही हूँ, रिवीजन चल रहा है। आपके डाउट्स जो भी आप लेकर आएंगे वो लाइव वहाँ पर मैं सॉल्व करती हूँ, पोल करवाती हूँ, जिसमें आपकी पोजीशन आपकी आती है तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने पीछे कैश रिवार्ड का भी एक क्विज कंडक्ट करवाया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझे अनअकैडमी लाइव क्लास पर भी ज्वाइन कर सकते हैं डेली 6 PM to 7 PM पर। तो ये है बेटा अपना लास्ट सेक्शन सैम्पल पेपर का, सेक्शन नंबर ई, जिसमें केस स्टडी क्वेश्चन है। देखो केस स्टडी क्वेश्चन में कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती है। आपको एक स्टोरी दे दी जाती है जिसमें आपको अपना जो भी चैप्टर है, जो टॉपिक उसमें पढ़ा गया है वो यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये शुरू में एक थोड़ी सी आपको कहानी दी गई है कि मनप्रीत कौर इज़ द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वुमेन इन द शॉट पुट डिसिप्लिन, ठीक है। ये मनप्रीत कौर हैं। Her throw of 18.86 meter at the Asian Grand Prix in 2017 is the biggest distance for an Indian female athlete. Keeping her as a role model, संजीता is determined to earn gold in Olympics one day. तो इनको देखकर, मनप्रीत कौर को देखकर संजीता भी गोल्ड मेडल लेना चाहती है। अब मैं बता दूं कि यहाँ तक की स्टेटमेंट आपके किसी काम की नहीं है न्यूमेरिकल्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये एक बेस बनाया गया है सिर्फ आपके लिए। अब हम यहाँ से अपनी मेन स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बाकी का हम ऊपर से अपना इरेज कर देते हैं और ये यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है मेन स्टेटमेंट। इनिशियली किसकी बात चल रही है? संजीता की। हर थ्रो रीच्ड 7.56 मीटर ओनली। मैं एक ब्लैंक पेज साथ में ले लेती हूँ कि स्टार्टिंग में संजीता 7.56 मीटर तक ही थ्रो कर पाती थी। मान लो वो यहाँ से थ्रो कर रही है तो उसका थ्रो जब जाता था तो ये जो डिस्टेंस होती थी ये 7.56 मीटर होती थी। लेकिन बीइंग एन एथलीट इन स्कूल शी रेगुलरली प्रैक्टिस्ड बोथ इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग्स, दोनों टाइम वो प्रैक्टिस करने लगी एंड वाज एबल टू इम्प्रूव द डिस्टेंस बाय 9 सेंटीमीटर पर वीक, ठीक है, हर रोज। अब देखो उसने क्या किया कि ये आपका फर्स्ट वीक था और फर्स्ट वीक में उसने 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस इंक्रीज कर ली। 9 सेंटीमीटर का मतलब 9/100 मीटर यानी 0.09। तो सुनो मेरी बात, फर्स्ट वीक में वो केवल 7.56 मीटर तक थ्रो कर पा रही थी। सेकेंड वीक में वो 7.56 प्लस 0.09 यानी कि 7.6 मीटर फेंक पा रही है। जब मैं थर्ड वीक की बात करती हूँ तो 0.09 आपका 2 बार ऐड हो जाएगा और ये आ जाएगा 7.74 मीटर, ठीक है। मतलब हम अपना एक बार लॉजिक को पकड़ रहे हैं कि क्या हमें बताया गया है। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप फॉर 15 डेज, अब एक बात और इसमें डाल दी कि 15 दिन का एक स्पेशल कैंप लगा। शी स्टार्टेड विद 40 थ्रोज। उस कैंप में उसने 40 थ्रो से स्टार्ट किया कि भैया पहले दिन वो 40 थ्रो यानी 40 बार वो ट्राई करेगी एंड एवरी डे केप्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ थ्रोज बाय 12। हर रोज वो 12 थ्रोज बढ़ा देगी यानी 52, फिर 64, फिर 76। क्लियर हो गया? टू अचीव दिस रिमार्केबल प्रोग्रेस। इन सब बातों को आपने ध्यान में रखते हुए अब आगे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने हैं। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ तक कि हमारी स्टेटमेंट चलती है। पहले क्वेश्चन पर आ जाओ। हाउ मैनी थ्रोज संजीता प्रैक्टिस्ड ऑन 11th डे ऑफ द कैंप। देखो जरा यहाँ राइट में ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है,
ये तीसरा दिन है, ये चौथा दिन है। ये जितने भी थ्रो हैं ये सब मिलकर एक एपी बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर ले लेती हूँ मैं इसको, और देखो फर्स्ट डे यानी A1 उसका था 40 और डी यानी हर रोज वो 12 थ्रो इंक्रीज कर रही है, बराबर बराबर थ्रो इंक्रीज कर रही है। तो 11वें दिन वो कितने थ्रो डालेगी, तो आपने A11 निकालना है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो A11 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 10d यानी 40 प्लस 10 इंटू 12 यानी 40 प्लस 120 मीन्स वो पहले अपना कितने थ्रो डाल लेगी, वहाँ पर 160 थ्रो वो डाल लेगी अपने 11th डे पर। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर आ जाता है। क्लियर है, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, एपी है अपना, सिंपल एपी है। चलो आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में आपको चॉइस मिलेगी, या तो ऊपर वाला करना है या नीचे वाला सॉल्यूशन। What would be संजीता's थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 months? आपको मैं बता दूं कि ये मंथ्स नहीं है, यहाँ पर मिस प्रिंट है इस पेपर में, ठीक है, आप देख लीजिएगा ध्यान से। ये 6 months नहीं है, हम इसको यहाँ पर रेक्टिफाई कर देते हैं, और ये 6 weeks है कि 6 weeks के एंड में यानी जब 7th वीक स्टार्ट हो जाएगा तो उसका थ्रो कितनी दूर तक जाने लगेगा। अगर हम यहाँ पर चलते हैं तो देखो ध्यान से, ये पहले वीक में थ्रो यहाँ जा रहा था, तो ए हमारा कितना हो गया था 7.56 मीटर। हर रोज कितना थ्रो वो इंक्रीज कर रही थी, हर वीक 0.09 मीटर, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो 6th वीक के एंड में यानी जब 7th वीक स्टार्ट हो जाएगा तो आपने A7 निकालना है, जो कि हो जाएगा A प्लस 6D यानी कि 7.56 प्लस 6 इंटू 0.09। सिंपल कैलकुलेशन है, 6 9 जा 54 होता है, तो 0.54 ऐड कर दो। ऐड करके दिखाऊं, 7.56.54, 6 प्लस 4 10 1 और 8.10 है ना, 8.10 यानी कि 8.1 मीटर तक आपका थ्रो जाने लग जाएगा। ये आपका सेकंड पार्ट का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आ जाता है। समझ में आ गई बात कि भैया 6th वीक के एंड में यानी पूरा 6th वीक खत्म हो चुका है, यानी 7th वीक की स्टार्टिंग में उसका थ्रो कितनी दूर जाने लगेगा। जो थ्रो पहले 7.56 मीटर तक ही जाता था, वो अब जब वो शॉर्ट पुट करेगी तो उसका थ्रो 8.1 मीटर तक जाएगा। इसी की अंदर जो इंटरनल चॉइस है उसको देखते हैं। When will she be able to achieve a throw of 11.16 मीटर? 11.16 मीटर का थ्रो वो कब अचीव करेगी, कौन से वीक में अचीव करेगी, यानी कि ये आपको nth टर्म दे रखी है और n आपने निकालना है। तो इसी पेज पर मैं आपको ये समझाती हूँ। देखो ये वाला आपका क्वेश्चन चल रहा है, इसी के अंदर आपकी इंटरनल चॉइस वाला ये क्वेश्चन है। तो A फिर से वही आपका 7.56 मीटर है, D आपका 0.09 मीटर है, और AN आपका फिर देख लो 11.16 मीटर है, ठीक है। तो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ, तो A हो गया 7.56, N हमें पता नहीं है, D की वैल्यू है 0.09 इज इक्वल टू 11.16। इसको राइट में ले जाओ और ये इसको यहाँ पर ओपन कर दो, या ऐसे कर दो, मत करो ओपन, इसको अभी यहीं रहने दो। 0.09 इज इक्वल टू 11.16 माइनस 7.56, माइनस कर दो 0, 11 में से 5 माइनस करेंगे 6 और 10 में से 7 करेंगे 3, 3.6 आ गया। सुन लो बात ध्यान से, n माइनस 1 इंटू 0.09 आ गया 3.60। इसको राइट में ले जाओ तो n माइनस 1 आ जाएगा 3.60 बाय 0.09। दोनों में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। 360 बाय 9 40, n माइनस 1 इज इक्वल टू 40, 1 राइट में जाएगा तो n की वैल्यू 41 आ जाएगी। तो 41 वीक्स में उसका जो थ्रो है वो 11.16 मीटर की डिस्टेंस पर जाने लग जाएगा।
क्लियर है। और इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, हाउ मैनी थ्रोज डिड शी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ 15 डेज। 15 दिन में उसने कितने थ्रो किए हैं। तो आपने यहाँ S15 निकालना है। थर्ड पार्ट की मैं बात कर रही हूँ। अब थ्रो वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर से देख लो, दो अलग अलग एपी चल रही हैं यहाँ। एक एपी में उसके थ्रो की लेंथ को डिस्कस किया जा रहा है, एक एपी में वो हर रोज कितने थ्रो डाल रही है उसको डिस्कस किया जा रहा है। तो अब हमारा जो थर्ड पार्ट है वो सेकंड एपी पर डिपेंड करता है कि डेली वो 40 थ्रो से तो वो स्टार्ट करती है और डेली 12 थ्रो इंक्रीज करती है। क्लियर हो गया। तो ए मेरा हो गया 40, ए हो गया 40, डी हो गया 12 और मुझे S15 निकालना है, यानी कि 15 दिन के बाद वो कहाँ पहुँचेगी। तो SN का फॉर्मूला साइड में लिख देती हूँ मैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 15/2, 2a 40 है, 42 जा 80, n की जगह 15 है, 15 में से 1 माइनस करोगे 14 इंटू 12। सॉल्व कर दो भाई इसको, 15/2 इंटू 80 प्लस 14 और 12 की मल्टीप्लिकेशन कर लो, 12 चौक 48, 168 जो कि हो जाएगी 15/2 इंटू 248, 124, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 जा 60, 15 2 जा 30 प्लस 6 36 और 15 1 जा 15 प्लस 3, तो 1860 थ्रो वो पूरे 15 वीक्स में कर चुकी होगी। तो ये था आपका अपना कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 35, एम आई राइट, 36, क्वेश्चन नंबर 36 जो कि अपना केस स्टडी बेस्ड था। और मैं होप करती हूँ आपको समझ आया होगा। समझ आए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आपने शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये भी बहुत इजी है आपका। Tharunya was thrilled to know that the football tournament is fixed with a monthly time frame from 20th July to 20th August 2023, and for the first time in the FIFA Women World Cup's history, two nations host in 10 venues. सारा आपका बेस बनाया जा रहा है कि भाई वर्ल्ड कप होगा, 10 वेन्यूज, 2 नेशन मिलकर होस्ट करेंगे। हर फादर फेल्ट दैट द गेम कैन बी बेटर अंडरस्टूड इफ द पोजीशन ऑफ द प्लेयर इज रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये उसके फादर ने यहाँ पर कहा कि इस तरह से अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्लेयर्स को देखते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से गेम को और उसके पैटर्न को समझ सकेंगे। ठीक है, तो इसको हम साथ साथ अपना डिस्कस करेंगे। ये सब केवल मेयर पॉइंट्स हैं, बस जो आपने देखना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा। तो देखो, एट एन इंस्टेंस द मिडफील्डर्स एंड फॉरवर्ड फॉर्म्ड अ पैरेललोग्राम। अब मुझे नहीं पता मिडफील्डर क्या है, फॉरवर्ड क्या है, आपको भी नहीं पता, लेकिन वो बता रहा है। स्टेटमेंट को देखो, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मिडफील्डर डी if the position of other players who formed a parallelogram are A, B, C। अगर A, B, C और D मिलकर एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो आपने D का कोऑर्डिनेट बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखो, A, B, C और D मिलकर अगर पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो आपने D के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। हम इसके लिए एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पर हम अपना एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं जो ए बी सी डी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसी पोजीशन हमारे डायग्राम में है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। डी हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया एक्स वाई है। इनको देखो, 1 2 4 3 6 6, तो ए है 1 2, बी है 4 3, सी है अपना 6 6। क्लियर है। जब ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो वी ऑल नो कि पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD। तो आप इस बात को लिखोगे, O, ये फर्स्ट पार्ट मेरा चल रहा है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो जो O के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ध्यान देना, x1 प्लस x2/2 है ना, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ मैं, और y1 प्लस y2/2, तो 1 प्लस 6/2, 1 प्लस 6/2 एंड 2 प्लस 6/2,
ये हो जाएगा बच्चे 7/2 इंटू 4, ये आ गए ओ के कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है? क्लियर है। लेकिन ये जो ओ है ये डी बी का भी मिड पॉइंट है, तो हम लिखेंगे बट मिड पॉइंट ऑफ बी डी क्या होगा, x प्लस 4/2, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट x है और ये 4 है, और y प्लस 3/2, और वो किसके इक्वल होगा, वो 7/2 कोमा 4 के इक्वल होगा, क्योंकि वो तो o का कोऑर्डिनेट तो पहले ही आ चुका है। अब इन दोनों को आप इक्वल कर लीजिए। जब आप इन दोनों को इक्वल करेंगे तो x प्लस 4/2 तो 7/2 के इक्वल आएगा, y प्लस 3/2 4 के, है ना, फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 को राइट में ले जाओगे तो x की वैल्यू आएगी 3, और इस 2 को राइट में ले जाओ तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 3 को राइट में ले जाओ तो 8 माइनस 3 5, x 3 और y 5। तो जो d के कोऑर्डिनेट्स हैं, हमसे यही पूछा गया है ना, उस प्लेयर के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो वो हो जाएंगे हमारे 3,5। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे मिडफील्डर के कितने हो जाएंगे, 3,5। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। लैंग्वेज को पकड़ना है। उसने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडफील्डर, तो मिडफील्डर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3,5। क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। तो अब हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। चेक इफ द गोल कीपर जी, स्वीपर एच एंड विंग बैक के फॉल ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। हमें इसमें डायग्राम देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे जी, एच और के, देखो ये डायग्राम है, ये जी है ना, और वाइट कलर लेती हूँ मैं, ये जी है, ये एच है और ये के है, और आपको बताना है कि ये स्ट्रेट लाइन में है या नहीं यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सुन रहे हो मेरी बात को? तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम यूज़ करते थे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा, x1 माइनस x2 स्क्वेयर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वेयर का अंडर रूट। तो अब हम फटाफट से डिस्टेंसेस निकालते हैं, जी एच, एच के और जी के। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैं फार्मूला को क्लीन करके यहीं पर सबसे पहले जी एच निकालती हूँ। तो जी एच क्या हो जाएगा, देखो 3 माइनस माइनस 3, यानी कि 3 प्लस 3 होल स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वेयर अंडर रूट। 3 प्लस 3 6 स्क्वेयर 36, 1 में से 5 माइनस करोगे 4 का स्क्वेयर आएगा 16, ये होगा 52। 52 होता 13 4 जा 52, तो 2√13 आ गया। अब मैं निकालती हूँ h और k के बीच की डिस्टेंस। तो एच के है ना, बिल्कुल सिंपल है, मुझे नहीं लगता ज़्यादा इस पर हमने टाइम लगाना है। तो 0 माइनस 3 यानी माइनस 3 का स्क्वेयर, और 3 माइनस 1 यानी 2 स्क्वेयर का अंडर रूट, यानी 9 प्लस 4 यानी कि 13 अंडर रूट। क्लियर हो गया? अब बच जाता है जी के, जी और के, इन दोनों पर फोकस करना है, बाकी पॉइंट को आपने नहीं देखना है। तो ये बन जाएगा 0 माइनस माइनस 3 यानी 0 प्लस 3, तो 3 स्क्वेयर, और 3 माइनस 5 यानी माइनस 2 स्क्वेयर अंडर रूट, 9 प्लस 4 ये भी आ गया। अब देखो जब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, है ना, इधर लेफ्ट में कराती हूँ, जब मैं √13 में √13 ऐड करूँगी तो मेरा आंसर 2√13 आएगा। क्लियर? √13 है एच के, यानी कि एच के प्लस जी के, जी एच के इक्वल आ गया। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हो गए, यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। गॉट इट? बिल्कुल सिंपल सा था। आगे चलते हैं, इसको एक बार फिर अपना स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं, और ये सेकंड पार्ट में चॉइस है हमारी। चेक इफ द फुल बैक यानी जे, सेंटर बैक आई आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सी। पहला क्वेश्चन, क्या जे की डिस्टेंस सी से और i की डिस्टेंस c से इक्वल है? तो चेक करो, पहले तो सी जे चेक करो। ठीक है, ये j है और ये c है, इनके बीच के डिस्टेंस चेक करो। तो 5 माइनस 0 का स्क्वेयर माइनस 3 माइनस 1 स्क्वेयर का अंडर रूट, यानी कि 25 प्लस 16 का अंडर रूट, और ये आ गया अंडर रूट 41। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं बच्चे, इनको मैं दोनों को इरेज कर देती हूँ, और अब मैं बताती हूँ किसको देखना है, सी को और आई को। ठीक है, तो यहाँ नीचे कैलकुलेट कर रही हूँ अब मैं सी आई। तो 0 माइनस माइनस 4 यानी 0 प्लस 4 स्क्वेयर,
और 1 माइनस 6 स्क्वेयर का अंडर रूट, ये हो गया 16, 1 में से 6 माइनस करोगे 5, 5 का अंडर रूट 25, ये 41 आ गया। बिल्कुल दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये कह रहा है कि चेक करो कि क्या ये इक्वी डिस्टेंट हैं, तो हम लिख देंगे यस। अब एक बात और सुनो कि ये भी चेक करो कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ I एंड J, क्या C इनका मिड पॉइंट है? तो चेक करो I कितना है, I है J हमारा ले लो कितना है 5 कोमा -3, I कितना है -4, 6, दोनों का मिड पॉइंट निकालो। तो दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा 5 - 4/2 और -3 + 6/2 है ना। तो ये हो जाएगा 1/2, 6 में से 3 माइनस करोगे 3/2। क्या ये कोऑर्डिनेट, थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने। अब देखो कि C के जो कोऑर्डिनेट हैं वो तो 0 और 1 है, C के जो कोऑर्डिनेट हैं वो तो 0 और 1 है, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं, तो C तो I और J का मिड पॉइंट नहीं है। पहली बात बिल्कुल सही है कि C इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि CJ और CI इक्वल है, CJ और CI इक्वल है, लेकिन C इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू। क्लियर हो गया। और अब हम इसका देखते हैं लास्ट पार्ट। ठीक है, ये है हमारा लास्ट पार्ट। देखो जरा, मैं फिर कह रही हूँ हमें कोई डायग्राम देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ डिफेंसिव मिडफील्डर A, B एंड E लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इफ़, सुन लो, अगर A, B और E एक ही लाइन पर हैं, B इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड E, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ E। ये क्या कहता है कि A, B और E एक ही लाइन में हैं। ऑलरेडी बोल रहा है, चेक नहीं करना। B A से और E से दोनों से इक्वल दूर है, यानी B इनके बीच में है। इसका मतलब देखो दो बातें हैं A, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 - 3, E के कोऑर्डिनेट्स हैं A, B। ये तीनों के तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं। सबसे पहले तो ये बात इसने कही है, क्लियर। और B की जो डिस्टेंस है वो A से भी उतनी ही है जितनी की E से है। तो इसका मतलब भाई बात तो एक तो क्या होता है कि BA और BE बराबर हैं, लेकिन वो इस तरीके से हैं कि यहाँ A है, यहाँ E है और यहाँ B है। फिर तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि B इनके बीच में नहीं है। लेकिन अब दोनों बातें एक साथ हो रही हैं, A, B और E एक ही लाइन पर हैं और B दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो B इनका मिड पॉइंट होगा। तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। आप लगाओ A + 1/2 = 2 एंड पीछे वाला ले लो 4 + B/2 = -3। 2 को इधर ले जाओ, A + 1 = 4, तो A की वैल्यू 3 आएगी, एंड 4 + B = -6, तो B की वैल्यू -10 आएगी, और E के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 और -10। क्लियर है। A के कोऑर्डिनेट्स E के हो जाएंगे 3 और -10। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 37, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था। हमें डायग्राम की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। And this is the last question of sample paper, and this is question number 38. One evening, Kaushik was in a park. Kaushik एक पार्क में जा रहा था. Children were playing cricket. वहाँ बच्चे भी क्रिकेट खेल रहे थे. Birds were singing on a nearby tree of height 80 मीटर. सुन लो, ये ट्री है जिसकी हाइट 80 मीटर है और यहाँ पर बर्ड्स बैठकर गा रहे हैं. He observed a bird on the tree at an angle of elevation of 45 डिग्री. तो उसने देखा कि जहाँ वो कौशिक है ना, वहाँ से ये कौशिक बैठा है और यहाँ एक बर्ड है, और इसका जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ये पूरे का पूरा कितना है 45 डिग्री है. 2-3 ट्रायंगल हैं इसके अंदर जो आपने नोट करने हैं. वन सिक्सर वाज हिट, एक बच्चे ने सिक्सर मारा, यहाँ से बॉल गई और इधर जाने लगी, तो द बॉल फ्लू थ्रू द ट्री फ्राइटनिंग द बर्ड टू फ्लाई अवे. तो बर्ड उड़ा. In 2 seconds, he observed the bird flying at the same height at an angle of elevation of 30 डिग्री. तो उसने देखा कि भैया जो ये बर्ड है, अब ये 30 डिग्री यहाँ से उड़कर ये बर्ड यहाँ चला गया,
पहले ए पर था बर्ड, फिर डी पर आ गया, और बर्ड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था जो 45 था वो अब कम होकर कितना रह गया, 30 डिग्री। क्लियर है, आगे बढ़ूँ। और इससे आगे देखो, एंड द बॉल फ्लाइंग टूवर्ड्स हिम एट द सेम हाइट एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। और ये जो बॉल का एंगल था ये कंप्लीट कितना है, 60 डिग्री है। ये पूरा डायग्राम है जो हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि किस क्वेश्चन के लिए हमें कौन सी फिगर की ज़रूरत होगी। ओके, तो ये देखो, अब जरा एक बार थोड़ा सा साइड में करते हैं और फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वाज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। तो यहाँ कौशिक बैठा है और ये कह रहा है कि ये पेड़ से कितनी दूर है। तो ये आपका पेड़ का फुट है, तो एक्चुअल में आपने सी बी निकालनी है। समझ में आ रही बात, ये कौशिक की पोजीशन है, ये ट्री का फुट पॉइंट है, बी सी निकालनी है। तो ये आपका ट्री है, ये आपका ट्री है, और ये आपका यहाँ से ट्राइंगल कंप्लीट हुआ। तो ये एंगल ध्यान करना है, कितना है, 45 डिग्री। अलग से मैं इस ट्रायंगल को एक बार आपके लिए जल्दी से बना देती हूँ, जल्दी से। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस 3 क्वेश्चन इसमें मिक्स हो गए हैं। सी बी ए, ये ट्री की हाइट 80 मीटर है, ये एंगल 45 है। तो कौशिक और पेड़ के बीच की डिस्टेंस को अगर मैं x मान लूँ तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो टेंजेंट 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 1 इज इक्वल टू 80 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x 80 मीटर आ जाएगा। यानी कौशिक की ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है ये 80 मीटर है। ये था फर्स्ट पार्ट। जल्दी से सेकंड पार्ट पे आ जाओ भाई, वो भी बहुत ही आसान है। थोड़ा सा स्लाइड को और ऊपर कर लेते हैं। हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन्ड टाइम। बर्ड यहाँ से उड़कर यहाँ तक गया। सुन लो मेरी बात, पूरा डायग्राम ही क्लीन कर देते हैं और इसको और ऊपर ले लेते हैं। और अब देखो, बर्ड जो है वो ए से उड़कर बी तक गया, तो आपको ये डिस्टेंस बतानी है AD। लेकिन AD की जगह अगर मैं BE बता दूं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, सुन रहे हो मेरी बात। अब मेरी बात और भी ध्यान से सुनना कि ये जो डिस्टेंस है वो 80 है, और इस डिस्टेंस को अगर मैं x मान लूँ तो ये पूरा ट्रायंगल बन जाता है CDE, जिसको अब मैं रेड कर रही हूँ। ध्यान देना, पूरा ट्रायंगल दिख गया आपको, CDE राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वाला एंगल ओनली 30 डिग्री है, तो टेंजेंट 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर ये है आपका DE जो कि ट्री की हाइट के इक्वल है, और बेस कितना है CE जो कि इन दोनों का सम है, जो कि हो जाएगा 80 प्लस एक्स, टेंजेंट 31 बाय √3। अब आपके पास केवल कैलकुलेशन रह जाती है। थोड़ा साइड में करके हम इसको पहले सॉल्व कर देते हैं, इससे आगे चलो। तो ये बनेगा 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 80 √3। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 80 √3 माइनस 80, यानी 80 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, यानी इतनी दूर तक वो बर्ड अपना उड़कर गया है। जो AD डिस्टेंस थी वो इतनी आई है। ठीक है, 80 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। गॉट इट, समझ आ गया। अब हम इसके सेकंड पार्ट के और पार्ट पर चलते हैं। ये कहता है आफ्टर हिटिंग द ट्री, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। अब देखो, बड़ा कर ही लेते हैं, आपको दिखेगा नहीं, देखो जरा, है ना। बाकी का आप नोट करते चलना इसको साथ साथ। आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन कौशिक सा द बॉल। ट्री को हिट करने के बाद बॉल कितना, आफ्टर हिटिंग द ट्री बॉल कितना ट्रेवल किया स्काई में। ठीक है, व्हेन कौशिक सा द बॉल। तो अभी इसको डायग्राम को एक बार थोड़ा सा हम नीट करते हैं। अरे सारा ही कर दिया मैंने तो इरेज ये, हाँ जी, वापस आ गया अपना। और अब देखो एक बार, अब हमें क्या बताना है कि ट्री को हिट करके, देखो बॉल यहाँ से गई, बॉल ने जाके इस बर्ड को मारा और वापस यहाँ आई, तो उसने देखा कि बॉल यहाँ तक आ चुकी है। तो हमें ये FA डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, FA की बजाय अगर मैं GB डिस्टेंस बता दूँ, थोड़ा सा इसको ना साफ़ कर लेते हैं सारी स्क्रीन को, और जो हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है उसको देखते हैं। ट्री को हिट किया, बॉल इधर आ गई अपनी वापस, तो ये FA बताना है। लेकिन FA की जगह अगर मैं GB बता दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
तो GB मैंने निकालना है। अब ये मेरी पूरी डिस्टेंस 80 है, इस 80 में से अगर इसको माइनस कर दूं, सुन रहे हो, पूरा CB 80 है, 80 में से इसको माइनस कर दूं तो GB आ जाएगा। तो इसको ले लो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बनेगा CGF, दिख गया। और इसमें जो एंगल है वो ये 60 डिग्री है। तो ट्राइंगल CGF में टेंजेंट 60 हो जाएगा 80/CG, √3 इज इक्वल टू 80/CG, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CG आ जाएगा 80/√3। ध्यान देना, ये वैल्यू आ गई 80/√3 और मुझे चाहिए GB, ठीक है, मुझे चाहिए GB। तो देखो बेटा, GB FA, मुझे एक्चुअल में तो चाहिए FA GB के इक्वल है, और GB किसके इक्वल है, CB माइनस CG। CB की वैल्यू ऑलरेडी 80 आई हुई है, और माइनस 80/√3, 80 कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1/√3 मीटर। यहीं पर आप इसको छोड़ सकते हो। और अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपना लास्ट पार्ट देखेंगे कि क्या कहता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बर्ड इन मीटर पर मिनट इफ ही हैड फ्लोन 20 इंटू √3 + 1 मीटर। मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ और यहीं पर ओपन स्लाइड ले लेती हूँ। ये बर्ड ने जो टाइम लिया था, वो 2 सेकंड का था। 2 सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो 2/60 यानी कि 1/30 मिनट। डिस्टेंस कवर्ड है 20 इंटू √3 + 1 मीटर। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 20 इंटू √3 + 1, टाइम कितना है 1/30, रिवर्ट कर दो, ऊपर चला जाएगा तो √3 + 1 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 600 इंटू √3 + 1 मीटर पर मिनट। तो ये था आपका कंप्लीट सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। मैं होप करती हूँ ये सभी लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे हों, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इनको पहुँचाना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।